तो हम लोग सरल रेखा में गति देख रहे थे, है ना। उसमें आया था गति के समीकरण। कितना समीकरण था उसमें? 3 समीकरण था। कौन कौन सा था? एक u v बराबर u प्लस एटी था। एक था क्या s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर था। और एक क्या था? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। ये गति का 3 समीकरण था, है। बहुत सारा बुक में ये वाला 2 नंबर वाला दिया होता है, इसे s बराबर s नॉट प्लस ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना। और v स्क्वायर दिया होता है क्या? u स्क्वायर प्लस 2a इनटू s माइनस s। ये दिया हुआ रहता है ना। इसमें अगर 2 को दूरी लिया, इसका मतलब है कि इसमें 2 को दूरी लिया हुआ रहेगा, है ना। इसमें स्थिति 2 को रहेगा। और अगर स्थिति हम लोग s नॉट का मान 0 लेते हैं तो फॉर्मूला कौन आता है? ये दोनों आता है। इसको हम लोग प्रूव भी कर रहे थे और बताए थे गति का समीकरण प्रूव करने का 3 नियम है। कितना नियम है? 3 नियम। पहला नियम को हम लोग बोलते थे साधारण विधि, है ना, या फिर इसको बीजगणितीय विधि कहते हैं। बीजगणितीय विधि भी कहते हैं। दूसरा विधि हमारा समाकलन विधि है। अवकलन नहीं, कौन सा है? समाकलन विधि है। और तीसरा विधि हमारा क्या होता है? ग्राफीय विधि है। कौन है? ग्राफीय विधि। ये तीनों विधि द्वारा ये प्रूव होता है और ये तीनों विधि द्वारा हम प्रूव करके बताएंगे। तो साधारण विधि द्वारा तो हम लोग प्रूव कर चुके थे, जो कि दिया गया था किस बुक में? 9th में। साधारण विधि हम लोगों को 9th के फिजिक्स में ही सिखाया जाता है ना। s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v बराबर u प्लस एटी, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। ये हमारा साधारण विधि द्वारा, बीजगणितीय विधि द्वारा ये प्रूव किया जाता है। कौन सा क्लास में? 9th। लेकिन हम यहाँ पे बताए थे, है ना, इस बुक में भी दिया गया। लेकिन इस बुक में इस नियम के अलावा ये 2 तरह से और प्रूव किया गया है। तो दोनों तरह से हम लोग प्रूव करेंगे। प्रूव हो सकता है एग्जाम में पूछ दिया जाए, ये जो 11th का एग्जाम होगा, कि गति के समीकरण को समाकलन विधि द्वारा प्रूव करें या फिर ग्राफीय विधि द्वारा प्रूव करें। तो हम लोग देखेंगे समाकलन विधि द्वारा उसी से होगा जिनका समाकलन कंप्लीट है, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन हम हल्का सा बताए थे, और नहीं भी समझ में आए इंटीग्रेशन तो हल्का सा हम बता देंगे। अगर dx का इंटीग्रेशन करने बोले तो ds का इंटीग्रेशन करने बोले क्या कीजिएगा? s सिंपल रखिए। ds का इंटीग्रेशन बोले तो s, dx का बोले तो x, dv का बोले तो v, समझ आ रहा है ना। dt का बोले तो t, dA का बोले तो dA का इंटीग्रेशन बोले तो a, है ना। इस तरह से इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं है। इसमें इंटीग्रेशन में लिमिट, इंटीग्रेशन 2 प्रकार का होता था, डिफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना। तो इंडेफिनिट में क्या होता है? प्लस c हम लोग लिखते हैं। जैसे कि अगर दे दिया जाए कि dx का आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कीजिए, क्या कीजिए? इंडेफिनिट। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे dx का x और प्लस c देते हैं, है ना। लेकिन अगर डिफिनिट इंटीग्रेशन बोला जाए तो यहाँ से कुछ ना कुछ आपको मान दिया रहेगा, माइनस a से a या फिर a से b, कुछ मान दिया रहेगा। ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट और नीचे वाले क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट, है ना। तो हम साधारण विधि द्वारा बता चुके थे, आज कौन बताएंगे? समाकलन विधि द्वारा। समाकलन विधि द्वारा बहुत ही आसान है। चलिए, इस वीडियो को बनाने का मकसद इसलिए है क्योंकि कुछ इसमें गति के समीकरण में कुछ हो ना हो, ये व्यंजक प्रूव करने जरूर बोला जाता है, इसलिए हम सोचे क्या बना करके डाल देंगे। तो हम लोग करेंगे किस विधि द्वारा करेंगे? समाकलन। समाकलन विधि द्वारा गति के समीकरण का सत्यापन। देखते हैं हम लोग क्या? प्रथम समीकरण क्या देखते हैं? प्रथम समीकरण। प्रथम समीकरण हमारा क्या है? v बराबर u प्लस एटी है। ये चीज हमको प्रूव करना है ना। आप लोग जानते हैं v को क्या कहते हैं?
अंतिम वेग कहते हैं, है ना। यू क्या कहते हैं, प्रारंभिक वेग कहते हैं। ए को क्या कहते हैं, त्वरण, और टी को समय। अगर ए का मान पॉजिटिव है तो इसको बोलेंगे त्वरण, और ए का मान अगर निगेटिव है तो क्या बोलेंगे इसको, मंदन। क्या बोलेंगे, बताए थे ना, मंदन जो है त्वरण को ही मंदन बोलते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव मान आया तो त्वरण और इसका नेगेटिव मान आया तो मंदन। ठीक है ना, चलिए इसको प्रूव करेंगे। अब आपको हम एक चीज बताए थे कि तात्क्षणिक त्वरण को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, dv बटे। अब पता है ना त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, है ना, समय में परिवर्तन, ये होता है ना। मतलब तो बताए थे हम आपको कि त्वरण को ऐसे भी लिखते हैं, त्वरण का देखो ऐसे भी लिखते हैं v माइनस यू बटे टी भी हम लिख सकते हैं, भाई ये हुआ वेग में आपका परिवर्तन। और नहीं तो इसको हम v माइनस यू को टी क्या लिखते हैं, dv लिखते हैं। ऐसे क्या क्या लिखेंगे, dt, है ना। तो तात्क्षणिक तो हम लोग त्वरण को इस प्रकार से भी dv बटे dt से भी लिख सकते हैं। और वेग को याद कीजिए, v बराबर क्या होता है, s बटे t होता है, दूरी बटे समय होता है। तो तात्क्षणिक वेग को हम लिख सकते हैं ds बटे dt, है ना, ये चीज भी हम लिख सकते हैं, इसी का थोड़ा सा उपयोग करेंगे हम। तो तात्क्षणिक त्वरण को हम लोग क्या लिखेंगे, dv बटे dt लिखेंगे। चलिए लिखेंगे क्या, चूंकि a बराबर हम जानते हैं क्या होता है, dv बटे dt होता है ना। अब आप इसको क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू dt हो जाएगा, a इंटू dt हो जाएगा। लिखेंगे यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या हो u तथा अंतिम वेग कितना हो, वेग v हो, तो क्या करेंगे, दोनों को समाकलन करने पर। तो v हो तो इसको मान लीजिए समीकरण 1, तो समीकरण 1 को क्या करने पर, समीकरण 1 का समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, समाकलन dv इक्वल टू समाकलन a इंटू dt होगा। अब क्योंकि इसमें समाकलन करेंगे जिसमें मान हम लिख दिए हैं, इस वेग का प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग कितना u है, अंतिम वेग कितना है v है ना। तो ये हो गया प्रारंभिक वेग, मतलब लोअर लिमिट हो गया, और ये क्या हो गया हमारा अपर लिमिट हो गया। तो देखिए ये u जो था ये पहले था वेग, और v क्या हो गया बाद वाला वेग। तो इस हिसाब से पहले कौन आया, u बाद कौन आया, ये हमारा u जो है ये हमारा क्या हुआ, लोअर लिमिट हुआ, ये हमारा क्या हो गया अपर लिमिट हो गया। तो इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे dv को तो कहां से कहां करेंगे, u से v, और समय को इंटीग्रेशन कहां से कहां करेंगे, तो 0 से t, कहां करेंगे इसको 0 से t। मान लेते हैं कि 0 समय से चलना शुरू किया, तो जिसमें 0 समय पर था उस समय इसका वेग कितना था u, जब समय t हुआ तो इसका वेग कितना हो गया। तो वेग को अगर dv को हम u से v तक करेंगे डिफरेंस इंटीग्रेशन, तो ये समय को कहां से लेंगे 0 से t तक लेंगे। अब देखिए यहाँ पर dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v हो जाएगा, है ना, और लिमिट कहां से कहां होगा, u से v हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये a तो आपका कांस्टेंट है, a का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, a कहां निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, dt का क्या हो जाएगा t, कहां से कहां तक 0 से t तक। अब v के जगह एक बार लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो v के जगह एक बार v के जगह एक बार u आएगा। तो मान क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ एक बार v बिठाइए, v माइनस एक बार क्या आएगा u, ये इंटीग्रेशन में होता है पता है ना। उसके बाद a का तो a हो जाएगा, और अंदर में क्या आएगा, एक बार बैठेगा t, यहाँ पर एक बार 0, तो एक बार t और माइनस 0। तो देखिए हमारा क्या हो गया,
v माइनस u बराबर क्या हो गया a t। तो बताइए आप v बराबर ये इधर प्लस माइनस में हो जाएगा प्लस में u प्लस a t। क्या प्रथम समीकरण प्रूव हुआ? ये हम किस विधि से किए? समाकलन विधि से। प्रथम समीकरण प्रूव हो गया, समझ में आ गया होगा। अब देखिए जिनका ये इंटीग्रेशन छोटा है उनको थोड़ा सा टेंशन होगा, तो टेंशन लेने वाला बात कुछ नहीं है। यहाँ पे dv का इंटीग्रेशन हम क्या किए? किसी में भी अगर d लगा हो तो उसका जब इंटीग्रेशन करते थे d क्या होता है? हट जाता है। किसी में भी अगर d लगा हो तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे d क्या हो जाएगा? हट जाएगा। जैसे कि अगर हम dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? x। dy का करेंगे तो a, dz करेंगे तो z। समझ आया ना? अगर d को का करेंगे तो हिंदी थोड़ा लिए d को का क्या होगा? ऐसे ये सब नहीं लेना है ना, इंग्लिश में लेना है। किसी में भी अगर इंटीग्रेशन, किसी में भी अगर d लगा है उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो उसमें d क्या होता है? हट जाता है। यहाँ पर हम वही काम किए, dv का इंटीग्रेशन क्या किए? d किए। अब इसमें कहां से कहां तक किए इंटीग्रेशन? प्रारंभिक वेग था u, अंतिम वेग था v। मतलब इसमें लोअर लिमिट आपका हो गया u, अपर लिमिट हो गया v। तो u से v लिख दिए और समय कहां से कहां लिए? 0 से t लिए। अब एक बार होता है अपर लिमिट और माइनस एक बार यहाँ क्या होता है? लोअर लिमिट। तो v के जगह एक बार v बिठाएं और माइनस v के जगह एक बार u बिठाएं बराबर। ये तो कांस्टेंट था, एक a हो गया। अब t के जगह पर एक बार ये t बैठेगा और एक बार 0, तो t माइनस 0। तो v माइनस u बराबर हो गया, मेरा हो गया a इंटू t हो गया। अब v बराबर क्या हो गया? ये u था माइनस बदल गया प्लस। अब दूसरा समीकरण देखते हैं, द्वितीय समीकरण। हमारा द्वितीय समीकरण क्या है? s बराबर ut प्लस हाफ dt स्क्वायर। इसको प्रूव करना है ना। आपको बताए थे हम कि v को हम ds बटे dt लिख सकते हैं, है ना। ऐसे देखिए तात्क्षणिक वेग को है ना, तात्क्षणिक वेग को हम ds बटे dt लिख सकते हैं। तात्क्षणिक वेग को हम ds बटे dt लिख सकते हैं। और यहाँ पर s हमारा क्या है? विस्थापन है। s क्या है? विस्थापन है। dt क्या है हमारा? समय है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। लिखेंगे क्योंकि v बराबर ds बटे dt, ds बटे dt। अब नीचे कुछ नहीं तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्या आ जाएगा आपको? ds बराबर v इंटू dt। अब देखिए परिवर्तनशील वही होता है जिसमें d लगा होता है। यहाँ पर अगर अगर इसमें s के साथ d लगा हुआ है तो s ही बदलेगा, यहाँ पर t के साथ d लगा हुआ तो t ही बदलेगा, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया। अब हम दोनों को क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। मान लेते हैं कि वस्तु जिस समय चलना शुरू किया उस समय उसका स्थिति था 0। कितना था स्थिति? 0 था। और वो जहां तक चला वहां तक मान लेते हैं वो s तक चला। कहां तक चला? s तक चला। तो ये वस्तु चलना शुरू कहां किया? 0 से। चला कहां तक? s तक। जिस समय 0 पर था उस समय भी क्या लेंगे हम? और जब s पर गया तो समय क्या ले लेंगे? t ले लेंगे। हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक लाइन, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बहुत सारा देखिएगा बहुत जगह पर नहीं लिखता है, डायरेक्ट क्या करता है? दे देता है। लेकिन हम एक लाइन आप लोगों को समझने के लिए लिख देते हैं कि यदि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति क्या है? प्रारंभिक स्थिति मतलब हो गया दूरी या विस्थापन जो कहिए, है ना। प्रारंभिक स्थिति 0 तथा अंतिम स्थिति क्या हो? s हो। तो इसको मान लीजिए समीकरण 2 है ना। तो समीकरण 2 का इंटीग्रेशन करने पर, क्या करने पर? 2 का इंटीग्रेशन समाकलन करने पर, समाकलन हम इसे कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन ds कहां से कहां तक? तो प्रारंभिक स्थिति होगा इसका लोअर लिमिट, अंतिम स्थिति क्या होगा? अपर लिमिट। ये चलना शुरू कहां किया? 0 से। कहां तक चला? s तक चला। तो इंटीग्रेशन 0 से s तक करेंगे बराबर इधर भी इंटीग्रेशन v का भी हो गया इंटू dt। जिस समय इसका प्रारंभिक स्थिति 0 था तो समय भी क्या लेंगे? 0 लेंगे। तो कहां तक चला? ये t समय तक चला। अब कीजिए इसका इंटीग्रेशन, इस चेयर को रख दीजिए तो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ds का क्या हो गया? ds का इंटीग्रेशन s हो गया। लिमिट कहां से कहां तक आएगा हमारा?
0 से s तक बराबर v तो आपका कांस्टेंट है, v बाहर हो गया और dt का एक इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा 0 से t, ठीक है ना। अब एक बार क्या बिठाइए आप, s बिठाइए एक बार 0, s माइनस 0 बराबर v इंटू एक बार क्या बैठेगा t माइनस 0। अब s बराबर क्या हो गया आपका v इंटू t। अब सर कहाँ प्रूव नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना। अब आप देखिए कैसे प्रूव होगा। आपको प्रूव क्या करना है, s बराबर ut प्लस हाफ, इसमें कहीं भी v है लेकिन आप जो प्रूव किया उसमें क्या आया है, तो v तो रहना नहीं चाहिए, तो v को हटाएंगे और v को हटाएंगे तो v के जगह पर कुछ ना कुछ तो आएगा, आएगा ना। हम लिखेंगे गति के, एक मिनट रुकिए, लिखेंगे यदि वस्तु की प्रारंभिक वेग, क्या प्रारंभिक वेग कितना हो u तथा अंतिम वेग कितना हो, अंतिम वेग v हो, तो दोनों का औसत वेग, तो दोनों का औसत वेग कितना होगा, दोनों का औसत वेग क्या हो जाएगा v प्लस u बटे 2। पता है ना, ये यहाँ पर जो हम वेग लिए हैं ये वेग हमारा ना तो प्रारंभिक वेग है ना ही क्या है अंतिम वेग है, ये क्या है हमारा औसत वेग, क्या है ये औसत वेग है। तो औसत वेग बराबर फॉर्मूला होता है अंतिम वेग जोड़ प्रारंभिक वेग बटे 2। मतलब और किसी चीज का भी अगर हम औसत निकालते हैं उसका कुल योग बटे कुल संख्या होता है, तो वेग का कुल योग क्या हो जाएगा v प्लस u और बटे कुल संख्या कितना हो जाएगा 2 हो गया। अब यहाँ पर ये जो हमारा v है ये हमारा क्या है औसत वेग, ये क्या है हमारा औसत वेग है। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं v a b लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं v a b मतलब हो गया एवरेज है ना, तो v a b यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पर v a b दे देते हैं v a b। यहाँ पर हमारा दोनों का औसत वेग v a b बराबर कितना हो गया v प्लस u बटे 2। अब यहाँ पर इसलिए s बराबर क्या हो जाएगा हमारा, s बराबर जहाँ पे v है वहाँ पे क्या हो जाएगा v प्लस u बटे 2 है ना, और इंटू t। अब इसको गुना कीजिए, s बराबर क्या हो गया, एक मुझे हाफ को बाहर निकाल दीजिए, आपको बाहर निकाल दिए तो क्या हो गया vt प्लस ut, देखो कम टी को भी रहने दो बाहर, v प्लस u इंटू t। अब देखिए फॉर्मूला में यहाँ पे आपका v नहीं है, यहाँ पे v, तो यहाँ से क्या करेंगे v को निकालेंगे तो गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से v के जगह v का मान लिखिए s बराबर हाफ इंटू v के जगह u प्लस at प्लस u इंटू t हो जाएगा हमारा। तो s बराबर हमारा क्या हो गया हाफ इंटू u प्लस u 2u प्लस at है ना। अभी t को गुना नहीं किए हम, तो लिखिए काम करते t को हम गुना कर ही देते हैं ना, u t प्लस at स्क्वायर। अब ये जो दो है 1/2 इसमें भी भाग लगेगा, इसमें भी भाग लगेगा, तो यहाँ पे हम जगह तो नहीं बच रहा, हल्का से लिख देते चलिए। यहाँ से अगर इसको भाग लगाएं क्या हो जाएगा, इसमें अगर भाग लगा तो 2 खत्म हो जाएगा, ये 2 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो क्या होगी यहाँ पर ut और प्लस ये हाफ इसमें गुना होगा तो हाफ at स्क्वायर। ये था गति का दूसरा समीकरण है ना। अब तीसरा समीकरण है, बोर्ड तो भर गया इसको, तब तक आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम तीसरा समीकरण भी पूरा करेंगे। हो गया नोट, किन्हीं को इसमें और प्रॉब्लम है तो बोलिए, एक बार फिर से बताएंगे, फिर से एक बार बता दें, चलिए हम बता दें शॉर्टकट में नहीं भी। देखिए त्वरण को हम लोग dv बटे dt भी लिखते हैं है ना, और वेग को हम लोग ds बटे dt भी लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये वेग होता है हमारा, ना तो ये अंतिम वेग होता है और ना ये प्रारंभिक वेग होता है, ये क्या होता है औसत वेग होता है। और औसत वेग को हम लोग
ए बी से लिखते हैं, बी ए बी मतलब क्या हो गया, एवरेज। एवरेज का हिंदी क्या होता है, औसत, है ना। ये लेते हैं तो हम लोग ए बराबर डीवी बटे dt लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, ए बराबर डीवी बटे dt। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो डीवी इक्वल टू ए इंटू dt, क्या मान लीजिए समीकरण। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको दो लिमिट चाहिए, एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट। तो यहाँ पर ये वेग है, तो वेग है तो वेग का यहाँ पर लिमिट और लोअर लिमिट चाहिए, है ना। तो मान लेते हैं कि ये जिस समय चलना शुरू किया था उस समय वस्तु का वेग कितना था, u, और जी जब वो रुक गया तो वेग कितना हो गया, मतलब इसका पहले वाला u वेग और बाद वाला v वेग हो गया। तो अब लोअर लिमिट आपका u हो गया, अपर लिमिट क्या हो गया, v हो गया। वही हम यहाँ लिखे, यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग v हो तो समीकरण 1 को क्या करने पर समाकलन करने पर। समीकरण 1 का समाकलन किए तो इधर भी समाकलन का चिन्ह, ये जो है ना ये समाकलन का चिन्ह होता है। ऐसे इंटीग्रेशन हम पहले बता चुके हैं, जिनका नहीं क्लियर है उसको फिर हम कभी बताएंगे। तो ये हो गया इंटीग्रेशन किए, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है, इंटीग्रेशन इधर भी किए इधर भी किए। अब इधर dv का लोअर लिमिट और अपर लिमिट लेंगे तो क्या होगा, वेग का लोअर लिमिट u और अपर लिमिट क्या हो गया आपका v। और यहाँ पर dt का इंटीग्रेशन होगा तो समय का भी दो चाहिए। तो मान लेते हैं जिस समय चलना शुरू किया तो उसमें क्या था, समय 0, और जब इसका वेग v हो गया तो समय कितना हो गया, t। तो इंटीग्रेशन हम किए तो dv का v हो गया, लिमिट आपका u से v हो गया। a तो आपका कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, dt का क्या हो गया, t हो गया। लिमिट कहां से, 0 से t तक। अब एक बार अपर लिमिट आता है माइनस लोअर लिमिट आता है, तो v के जगह एक बार v का अपर लिमिट बैठाएं v, और माइनस एक बार क्या बैठाएं u, है ना। तो क्या हो गया, v माइनस u इक्वल टू a का a रह गया, और t के स्थान पर एक बार t और एक बार माइनस 0, तो t माइनस 0। तो क्या हो गया आपका यहाँ से v इन माइनस u इक्वल टू at हो गया, है ना। तो v बराबर u प्लस at, ये इधर तक माइनस बदल गया प्लस। ये हमारा है गति का प्रथम समीकरण। अब दूसरा समीकरण प्रूव करना है, तो दूसरा समीकरण क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ at। इसमें हम क्या लेंगे, v बराबर लेंगे, क्या लेंगे, v बराबर हम अभी तुरंत बताए थे ds बटे dt लिख सकते हैं। तो v बराबर क्या लिखे, ds बटे dt। यहाँ पर ये जो हमारा v है ये हमारा क्या है, औसत वेग। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो ds इक्वल टू औसत वेग इनटू dt। अब इसको भी अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो s का दो वैल्यू चाहिए और dt का भी दो वैल्यू चाहिए। तो s का दो वैल्यू मान लेते हैं, जिस समय वस्तु चलना शुरू किया तो उस समय इसका स्थिति मतलब दूरी कितना था, 0 था, कितना था 0। और जब वो t समय तक मान लेते हैं कि वो चल रहा, चलते कुछ दूर चला तो चलने के बाद उसका दूसरा स्थिति क्या हो गया, s हो गया। तो यदि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति 0 तथा अंतिम स्थिति s हो तो समीकरण 2 को अब क्या करने पर समाकलन करने पर, समाकलन का चिन्ह दिए इधर ds में इधर भी दिए। अब ds का लोअर लिमिट क्या ले लिए, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति इसका 0 था और अंतिम स्थिति क्या था, s था। तो 0 से s हो गया, इसका s अपर लिमिट है u, लोअर लिमिट यहाँ पे dt का अपर लिमिट t और लोअर लिमिट 0। अब इंटीग्रेशन किए तो ds का क्या हो गया, s 0 से s, और v तो आपका कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, dt का t हो गया। अब एक बार s और एक बार 0, तो s माइनस 0 इक्वल टू VAB t माइनस 0। s बराबर हो गया VAB इंटू औसत वेग गुना समय। अब ये औसत वेग है, यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग u हो और अंतिम वेग v हो तो दोनों का औसत वेग क्या होगा। अगर किसी का औसत वेग हम अगर किसी का भी औसत मान निकालते हैं तो उसका कुल योग बटे कुल संख्या होता है। तो एक वेग हमारा u है, एक वेग क्या है v है, तो औसत वेग इसका क्या हो जाएगा, तो दोनों का योग और बटे दोनों का संख्या कितना 1/2 हो गया। तो औसत वेग VAB इक्वल टू कितना हो गया, v प्लस u बटे 2। जहाँ पे VAB था वहाँ पे क्या बैठा दिए हम, u प्लस v प्लस u बटे 2 बैठा दिए। अब ये 2 जो है बाहर कर ले तो हाफ हो गया, अंदर में क्या बच गया u प्लस v प्लस u इंटू t। अब देखिए आप गति का दूसरा समीकरण में v कहीं नहीं है, तो v को हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो v हटाएंगे तो गति के प्रथम समीकरण से v के जगह क्या लिख देंगे, u प्लस at और प्लस u प्लस u 2u और प्लस at। ये at जो है ये t जो था अंदर गुना कर दिए। अब ये हाफ को एक बार इससे गुना करके 2 क्या हो गया, कट गया, और प्लस ये हाफ at। समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, गति का तीसरा समीकरण।
क्या लिखेंगे हम? तीसरा समीकरण है ना। तीसरा समीकरण क्या है आपका? बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a(s), ये है ना 2a(s). इसमें भी हम क्या करेंगे? b बराबर लेंगे। इसमें भी हम लेंगे b बराबर ले सकते हैं, और सब लेकर के क्या लेंगे? ds बटे। इसमें भी वही काम करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ds इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? BAB इंटू dt हो जाएगा, है ना। इसको भी मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे, उसमें 2 माने थे ना, यहाँ पे चलिए हम क्या मान लेंगे? 3 मान लेंगे। अब क्या करेंगे हम? लिखेंगे यदि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति क्या है? प्रारंभिक स्थिति कितना हो? 0 तथा ऐसे ये लाइन नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अंतिम स्थिति कितना है? S हो तो अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो ये लाइन आप डायरेक्ट छोड़ भी दीजिएगा, फिर भी सर समझ जाएंगे हाँ ये किया है। इधर ध्यान दो, क्या नाम है? इधर देखो, हो तो समीकरण 3 को क्या करने पर? 3 का समाकलन करना। समीकरण 3 का समाकलन अगर हम करेंगे तो समाकलन ds कहां से कहां? 0 से s बराबर VAB कहां से कहां? 0 से t। इसमें भी वही काम करेंगे तो s का क्या हो जाएगा? s हो गया ds का इंटीग्रेशन s 0 से s, और VAB का आपका क्या होगा? इंटीग्रेशन t हो जाएगा कहां से कहां तक? 0 से t। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो s माइनस 0 इक्वल टू VAB क्या होगा? माइनस 0। अब s इक्वल टू क्या हो गया आपका? VAB इंटू p, है ना। लिखेंगे VAB बराबर क्या होता है? VAB आपका औसत वेग है ना। औसत वेग डायरेक्ट हम लिखते हैं औसत वेग। VAB बराबर क्या होता है? V प्लस U बटे 2 होता है ना। अभी हम लोग तुरंत देखे थे। अब लेकिन यहाँ पे बैठाएंगे s बराबर तो क्या हो जाएगा? V प्लस U बटे 2, है ना, और इंटू t। ये 2 को क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। s बराबर 1/2 V प्लस U इंटू t। हाँ, ये 2 को बाहर का किया, अब t का बैठा दीजिए। क्या t का? t का आता है ना फॉर्मूला, एक मिनट बैठाते हैं तो फिर हाफ आ जाएगा। चौपटे होगी दिख रहा है हल्का? चलिए दिख जाएगा। आ रहा है वहां पर वीडियो आ रहा है। तो क्या करेंगे? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप समीकरण 3 को देखिए। समीकरण 3 में अंतिम वेग है, प्रारंभिक वेग है, त्वरण है और समय है, विस्थापन है ना। कहीं समय है और इसमें क्या है मेरा? समय को हटाएंगे। कहाँ से हटाएंगे? गति के प्रथम समीकरण से। देखिए गति का प्रथम समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस at। तो यहाँ से आप t बराबर निकालिएगा तो क्या आएगा? इसको करेंगे इधर तो v माइनस u बराबर at। अगर हम v माइनस u इसको ले आइए इधर, बटा में आ जाएगा ये बराबर t। तो t के जगह क्या लिख देंगे? v माइनस u बटे a। तो लिख सकते हैं हम यहाँ गति के प्रथम समीकरण से t बराबर v माइनस u बटे a। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो अब ये t का मान यहाँ बिठाएंगे, क्या हो जाएगा? s बराबर हाफ v प्लस u इंटू v माइनस u बटे a। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया? s बराबर आपका हाफ हो गई है। a जो है a को आप यहाँ कर दीजिए, a को आप यहाँ कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? v प्लस यू a प्लस b इंटू a माइनस b। यहाँ लिखा हुआ v प्लस यू, आप क्या लिख पढ़ रहे हैं? v माइनस यू। देखिए यहाँ पर a प्लस b इंटू a माइनस यू फॉर्मूला पढ़े है ना। b स्क्वायर v प्लस यू इंटू v माइनस यू, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये जो आपका 2a है इधर गुना में, इधर भाग में, इधर आएगा गुना में। कीजिए इसको ऐसे, क्या हो जाएगा?
2as ना हो जाएगा ये वाला। 2a गुना करेंगे, दोनों था 2 भी था a भी था, 2a दोनों को लाए तो क्या हो गया 2as बराबर b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। v स्क्वायर तो 2as ये जो u स्क्वायर है माइनस में इधर आएगा u स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। इसको पलटा के लिख दीजिए, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये था आपका समाकलन विधि द्वारा तीनों का प्रूफ। क्लियर है ये? अब हम लोग देखेंगे ग्राफीय विधि। थोड़ा सा अगर ग्राफ समझ जाएंगे तो बल्ले बल्ले, और नहीं समझेंगे तो लेकिन समझना है ना, किसी भी हालत में समझना है। चलिए बताइए। देखिए तो लाइन आता है कैसा लगता है।